तो मैं क्विकली जाता हूँ इसकी तरफ कि हाइपरटेंशन है क्या। समझिए जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उसका बढ़ना हाइपरटेंशन है, उसका कम होना हाइपोटेंशन है। समझिए दोनों ही बीमारियां हैं, ज़्यादा बढ़ना भी खतरनाक है, ज़्यादा कम होना भी खतरनाक है। ये हाइपो हाइपर थायराइड में भी होता है, हाँ हाइपो समझिए, हाँ हाइपर समझिए। शुगर में भी होता है, ठंड में भी, सब चीज़ों में पता नहीं हाइपो हाइपर, इसमें ही दुनिया ऊंची नीची हो रही हाँ सर, समझिए हाइपो हाइपर ऊंची नीची ही है। तो ज़्यादा होना हाइपर, किसी को ज़्यादा आ जाए गुस्सा तो बोलते हैं ये हाइपर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। है। और कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चला गया कि ये हाइपो हो रहे हैं। तो समझिए वो जो हाइपो और हाइपर का मतलब यही है, कम होना ज़्यादा होना। पर जो बैलेंस है समझिए वही नेचुरल है। अगर हम अपने शरीर का प्रकृति के साथ साम्य बनाकर रखते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, तो समझिए हम हेल्दी रहते हैं। तो जो नेचुरल बैलेंस है वो ये है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सही तरीके से बना रहे। जो वैल्यू समझिए 120/80 जो समझिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है अगर वो ठीक ठाक रहे तो समझिए हम हेल्दी रहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हम डिफाइन करें तो है क्या, समझिए वो जो ब्लड इन ट्यूब के अंदर बह रहा है, वो इन ट्यूब्स की दीवार पे कितना जोर लगा रहा है, समझिए वो ब्लड प्रेशर है। उसको समझिए हम नापते हैं। और वो जो नापने का तरीका समझिए बहुत सिंपल सा है, एक कप बांधा जाता है और उसको हाई प्रेशर पे भेजते हैं और समझिए तब देखते हैं हमारी पल्स कैसे चेंज हो रही है। पर अगर बीपी ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहे तो समझिए ये हमारे आर्टरीज को परेशान करता है और जो हमारा हार्ट है समझिए वो भी बड़ा होने लगता है। अब हिंदी में जाएं समझिए और इमोशन के हिसाब से जाएं तो बड़ा दिल होना अच्छी बात है, पर समझिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बड़ा दिल होना अच्छी बात नहीं है। जो अगर हार्ट है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जहाँ पूरे बॉडी का खून जाके समझिए यहाँ से पंप आउट होता है, अगर उसके उस कंडीशन में जहाँ हाइपरटेंशन ज़्यादा हो तो समझिए उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है और हार्ट को समझिए उतने ज़्यादा पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब इसके जो रिस्क फैक्टर हैं होता कैसे समझिए, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, ओबेसिटी का होना, स्मोकिंग का होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रहना, गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाना, स्ट्रेस का लगातार बना रहना और समझिए हार्मोन का इम्बैलेंस, ये सब समझिए सम्मिलित तौर पे एक घटक के तौर पे हाइपरटेंशन को जन्म देते हैं। तो हाइपरटेंशन समझिए सिर्फ एक ही सिम्टम की वजह से नहीं हो रहा, अलग अलग टाइप के इसके कारण हैं और 2 या 3 कारण एक साथ आ जाते हैं तो समझिए ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ केस में समझिए जेनेटिक भी होता है, जो परिवार में पारिवारिक चीज़ों की तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। अब समझिए इसके थ्रेट्स क्या हैं, अगर ये हो जाए तो क्या क्या रिस्क है। समझिए जैसा आपने बताया स्ट्रोक हो जाता है, जैसे सर्दियों में आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, रात में समझिए स्ट्रोक होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हमारे हार्ट की जो पेसिंग है, जो उसकी हार्ट बीट की स्पीड है समझिए वो थोड़ी सी कम हो जाती है, हार्ट आराम कर रहा होता है, उस दौरान समझिए ब्लड प्रेशर की दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। तो स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर्स हैं, हार्ट अटैक हैं, किडनी के ऊपर डैमेज है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं और समझिए कुछ लोगों को विजन की प्रॉब्लम भी आती है। समझिए जब बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई लोगों की आंखों में समझिए ऐसा लगता है जैसे खून उतर के आ गया हो, तो वो जो है उसकी वजह से जो हमारी विजिबिलिटी है वो भी समझिए कम हो जाती है। और आप देखें कि एशिया का ये समझिए डेटा है, जितनी एशियाटिक कंट्रीज़ हैं उनमें आप देखें कि कितने % लोगों को हाइपरटेंशन है, ये समझिए वही डेटा है जो रिपोर्टेड है। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा डेटा है जो समझिए रिपोर्टेड नहीं होता, पर अगर आप मोटे तरीके से देखें तो भारत समझिए यहाँ पे आता है। लगभग 15% लोगों को समझिए हाइपरटेंशन रिपोर्टेड है। ये एक साइजेबल नंबर है। और देखें समझिए एशिया में एक इन कंट्रीज़ में हमारा देश यहाँ पे है, तो एक ऐसी बीमारी है समझिए हम इस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये देखें समझिए जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो फार्मा ड्रग्स हैं, ये देखें समझिए इनका मार्केट कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2026 से लेके समझिए 2029 तक जो इनका प्रोजेक्शन है वो समझिए लगभग $40 बिलियन पर ईयर, 40 बिलियन, समझिए इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए है। और ये पूरी दुनिया में दवाइयाँ बहुत सारी खाई जाती हैं, थोक के भाव खाई जाती हैं। लोग समझिए पूरी जीवन भर में अपने वजन का कई गुना सिर्फ यही दवाई खा जाते हैं। यहाँ समझिए जो रैकरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है कि लोग इन औषधियों का कॉन्स्टेंटली सेवन करते रहते हैं। ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ के नाम पे ये दवाइयाँ जाती हैं और समझिए लोग इसको बैलेंस करने के लिए, बीपी को मैनेज करने के लिए इन औषधियों खाते रहते हैं। अब आप देखें समझिए ये जो एलोपैथी
एलोपैथिक ड्रग्स हैं, इनके जो बीपी को कंट्रोल करने के तरीके हैं वो समझिए बहुत सारे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये स्कीमेटिक है कि 3 बड़े तरीके हैं, उन 3 तरीकों के समझिए हर किसी के 3-3, 4-4 हैं। तो आप देखेंगे लगभग समझिए 12-15 अलग अलग तरीके हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग बायोलॉजिकल इवेंट को मेंटेन करने के लिए और अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को पकड़ने के लिए। जो समझ सबसे कॉमन है वो है डायूरेटिक्स। ये समझिए वो हैं जो जिनको हम हिंदी में बोलेंगे ये मूत्रल हैं। ये मतलब पूरे शरीर से मूत्र की मात्रा बढ़ा देते हैं ताकि शरीर के अंदर पानी कम हो जाए और जो ब्लड वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो समझिए ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इन दवा को खाने के बाद समझिए कि लोग टॉयलेट जाते रहते हैं और उसे इस्तेमाल करके समझिए अपने बीपी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। दूसरे जो हैं समझिए जिनको हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर कहते हैं, शॉर्ट में रैस कहते हैं, वो समझिए अलग तरीके से काम करता है। जो एस इनहिबिटर्स हैं जो समझिए बड़ी दवाएं हैं और बहुत सारी खाई जाती हैं, कैटाप्रल, एनरप्रल, जो जिनके नाम के अंदर समझिए प्रिल है, ये पूरी फैमिली यहाँ पे है और ये समझिए ये भी दवाएं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद समझिए 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं जो हम नाम सुनते हैं, टेलमीसर्टान, लोरसर्टान, जिनके नाम के अंत में सर्टान है, वो समझिए यहाँ पे आते हैं। ये भी समझिए 20-25 अलग अलग ग्रुप्स हैं। और एक समझिए डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर हैं, वो थोड़े से कम इस्तेमाल किए जाते हैं, पर इनका समझिए इस्तेमाल बहुत होता है। तीसरी जो क्वालिटी है जो समझिए जो एक तरीका है वो है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, जो बीटा ब्लॉकर्स के नाम से जाते हैं, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स के नाम से जाने जाते हैं, और समझिए इनका भी इस्तेमाल खूब सारा होता है। इनके नाम के अंत में समझिए अब लॉल देखते हैं, नो लॉल। तो ये जो लॉल्स हैं समझिए ये बेसिकली बीमारियों को अलग तरीके से रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो समझिए सिंथेटिक वर्ड में अलग अलग बीमारियों की क्लासेस हैं और अलग अलग बीमारियों की क्लासेस की अलग अलग उसी क्लास की दवाइयाँ हैं। तो ये समझिए कुछ हमने देखे हैं। अब हम इनके एक एक का एक देखेंगे काम कैसे करते हैं और वो जो मोड ऑफ एक्शन है समझिए वो क्या है, और उसके लंबे समय के इस्तेमाल से समझिए कौन कौन से दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं समझिए वो हम देखेंगे। तो आप देखें समझिए ये डायूरेटिक्स हैं, ये बेसिकली जो हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन है, हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर समझिए ये हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, जहाँ समझिए मूत्र का निर्माण होता है, यहाँ से रक्त अंदर आता है, यहाँ से रक्त बाहर जाता है और यहाँ जाकर समझिए फिल्ट्रेशन होता है। और ये जो फिल्ट्रेशन है इसके बाद समझिए यहाँ पे जाके मूत्र बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, जो मूत्रल हैं, वो जाके समझिए इसी सिस्टम को कंट्रोल करती हैं और जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है समझिए उसको थोड़ा कम करती हैं। तो यूरिन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त के अंदर पानी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और बीपी समझिए इस तरीके से कम होने लगता है। जो शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड है समझिए वो बाहर निकलने लगते हैं। शरीर में भी जो समझिए जगह जगह एडिमा है वो भी बाहर आते हैं। पर अगर आप देखें समझिए इन दवाइयों का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो समझिए इतने लंबे एडवर्स इफेक्ट हैं। ये जो मूत्रल दवाइयाँ हैं, जो डायूरेटिक्स हैं, समझिए उनके लंबे एडवर्स इफेक्ट हैं कि वो डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं, हाइपोक्लोरीमिया पैदा करते हैं, हाइपोकैलीमिया पैदा करते हैं। इसका मतलब समझिए हाइपो मतलब कम, कैली मतलब पोटेशियम, ईमिया मतलब ब्लड। रक्त के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है और सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, थकान रहती है, वीकनेस रहती है, डिजीनेस रहती है, पल्स समझिए थोड़ी सी कम हो जाती है। कुछ केस में समझिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब उठ के खड़े होते ही तुरंत लोग गिर जाते हैं, वो भी समझिए इन डायूरेटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से, लंबे समय के इस्तेमाल की वजह से होता है। और समझिए हियरिंग लॉस भी होता है, टाइनिटाइटिस जैसी दिक्कत भी समझिए इन्हीं दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर दिखाई देती है। तो ये दवाइयाँ काम तो जो करती हैं सो करती हैं, पर समझिए अपने साथ ये एडवर्स इफेक्ट भी लेके आती हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है शुगर की और ब्लड प्रेशर की, थायराइड की दवाइयाँ तो 100% सेफ होंगी, इनके तो साइड इफेक्ट होंगे ही नहीं। ये बिल्कुल भ्रांति है। ये बात ज़रा ये कर लो, देखो अभी थकान दूर हो जाएगी और एकदम पेट हल्का हो जाता है, आंतों की सूजन दूर हो जाती है, इससे गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाती है। गैस कब्ज एसिडिटी के लिए रोज़ दवाइयाँ फाँकते रहते हैं, गैस के लिए गैस और एसिडिटी के लिए तो लौकी पर्याप्त है। एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट्स सुबह शाम खा लो, थोड़ा खान पान में चेंज कर लो। गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए दवा खाते रहते हैं। अरे भाई त्रिफला चूर्ण कभी कभी ले लो, शुद्धि चूर्ण बहुत ज़्यादा कभी 15 दिन में, महीने में एक बार ले लिया, अथवा जिनको ज़्यादा है तो थोड़े दिन सारे चूर्ण बंद करो जिनमें सनाए पत्ती और बहुत ज़्यादा नमक पड़ा रहता है। ये चूर्ण तो आपके आंतों को ख़राब करते हैं। आयुर्वेद के नाम पर भी लोग बखेड़ा किए हुए हैं, कबाड़ा किए हुए हैं।
सामान्य कब्ज तो अभयारिष्ट और सुबह सुबह गोघृत पान करने से, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम लोबन पीने से, खाली पेट पीने से, ऊपर से तेज 1 चुटकी नमक, तेज गर्म पानी 4-5 घूंट अपने आप पे, उससे अच्छा कोई लैक्सेटिव नहीं हो सकता। चेहरे पर ओस तेज आता, नूर आता, इतनी जबरदस्त चीज़ है। मैंने पिछले काफ़ी दिनों तक आयुष्मान सुबह का जलपान, फिर पुष्ट आहार, संतुलित आहार, इतनी अच्छी सारी मिलेट्स उपलब्ध करा दी हमने। चावल, गेहूँ मैंने तो मैक्सिमम लोगों का बंद करवा दिया, मैंने खुद का भी बंद कर दिया। सदियाँ हो गई, सदियाँ मतलब बहुत दिन हो गए। चावल खाए, गेहूँ खाए, इसी को खा 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 करके देखो 8-10 चीज़ें तो ऐसी बेवकूफ़ी की हम करते हैं। सब रिफाइंड खा रहे हैं, अरे भाई सब दारू पी रहे, सब मर रहे हैं, दुराचार व्यभिचार चोरी चकारी कर रहे, तू भी करेगा क्या? आड़ कबाड़ खाएगा। सब तो नहीं खा रहे, घने लोग खा रहे। ज़्यादातर लोग नशा कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग एलोपैथी की दवा खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग गेहूँ चावल खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग सफ़ेद नमक खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग सफ़ेद मैदा खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये वाइट पॉइजन बोलते हैं, गेहूँ चावल सफ़ेद आटा सफ़ेद नमक और सफ़ेद तेल। ये सफ़ेद तेल ही है, तो रिफाइंड ऑयल में कोई कलर नहीं होता, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कलरलेस, टेस्टलेस। तो खा क्या रहे हो? दिन से पूछे तो बोलो दिस इज ओनली फ्राइंग एजेंट। थारा दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है, थारा नाश हो रहा है और नाश हो ही जाएगा जो ऐसे उल्टे पुल्टे काम करोगे तो। बंद करो ये सब बखेड़ा। जिस किसी को देखो उसी नहीं सिंथेटिक कपड़े लो, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फिर विटामिन्स न्यूट्रास्यूटिकल्स, फिर ऊपर से रेडिएशन, फिर ऊपर से पोल्यूशन, फिर ऊपर से एडल्टेशन। बहुत चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तबाही तबाही का मंजर। चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे हैं और हम इन्हीं के चक्कर में मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा कर लो। ए देखा देखी सब चीजें मत करो। मैक्सिमम लोग हेयर केयर से लेकर के स्किन केयर, डेंटल केयर, इसमें जहर घोल रहे हैं अपनी जिंदगी में। जहर जहर। फर्श साफ करने के लिए फिनाइल, टॉयलेट साफ करने के लिए हार्पिक, कपड़े साफ करने के लिए ये जितने भी तुम्हारे रिन से लेकर के व्हील से लेकर के और डिशवॉश बार, बिम पिम, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी जिंदगी में तुमने खुद जहर घोल रखा है। इसलिए धन्यवाद करो पतंजलि का कि आपको स्वदेशी स्वस्थ और अफोर्डेबल सात्विक प्रोडक्ट उपलब्ध करवा दिए। ये व्यापार नहीं, ये उपकार है, उपचार है, करोड़ों लोगों का उद्धार है और इसके पीछे बड़ा दर्शन है। देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में रहे।